क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है। सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कैसे होती है, इसमें साइलेंट फीचर कौन से हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के, और कॉन्सेप्ट क्या होता है जनरेशन टाइम का और ग्रोथ कर्व का, और कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं जनरेशन टाइम की। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ इन अ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं, तभी हम इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे है ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइन और ऑब्जर्व्ड एज इंक्रीज इन अ साइज और अ मास। अब ग्रोथ को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ भी कर जाता है, उसका मास भी इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन हम उसको हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, देन हंस ग्रोथ इन अ बैक्टीरिया इज डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। अब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की इस तरह हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर तो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, अगर तो वो इंक्रीज़ कर जाएं तो हम कह देते हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। बाइनरी फिशन से ही हम लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बडिंग से भी ये कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन भी इसकी होती है। ठीक है, मेजर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो सेल्स में। उसकी जो एग्जांपल है इसमें सब टाइलस कह रहे हैं, या स्टेफ्लोकोकस या स्टेफ्टोकोकस ऑरियस कहते हैं इसको। जो अदर मोड है जो कि लेस कॉमन है, जो ज़्यादा मेनली कॉमन है, इसे नोट करें, वो बाइनरी फिशन है। जो जो लेस कॉमन है वो बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट वन है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं इसके, उसमें ये जी हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसट्रक्शन है और कंजुगेशन है। जनरेशन टाइम, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल सेल्स टू डिवाइड। जनरेशन टाइम वो होता है, वो वाला टाइम या वो टाइम जिसमें बैक्टीरिया सेल रिप्रोड्यूस करते हैं या बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड करते हैं, मतलब वो हिस्से उनके डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन बैक्टीरियल स्पीशीज, न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्यूबेशन कंडीशन। ये किस पे जनरेशन टाइम डिपेंड करता है, उसकी बैक्टीरियल स्पीशीज़ पे, ये कौन सी स्पीशीज़ है, ये बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही जल्दी डिवाइड करेगा। दूसरे नंबर पे है कि इंक्यूबेशन कंडीशन, मतलब जब इंक्यूबेट करते हैं, जब किसी बैक्टीरिया को इंक्यूबेशन में रखते हैं, वो चीज़ डिपेंड करेगी उस चीज़ को कि वो बैक्टीरिया सेल कितना डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें छोटा सा ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल बताएंगे कि ये वाले बैक्टीरिया और उसका जनरेशन टाइम इतना होता है। अब बैक्टीरिया में ई कोलाई है, उसका 17 होता है। ई कोलाई इन मिल्क है, 12 होगा। अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो 27 to 30 होगा। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो 792 और 932 होगा। नेक्स्ट वन है कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं जनरेशन टाइम की। अच्छा जी, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन एंड बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब एक ही छोटा सा फार्मूला है, n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2n। ठीक है, अब n क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जनरेशन होती है। जो कैपिटल एन है वो फाइनल पॉपुलेशन होती है, जो एन नोट है उसे हम इनिशियल पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैक्टीरिया अगर हमारे पास मौजूद हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बैक्टीरियल की इनिशियल पॉपुलेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1 है, वो हमने एन नोट लेना है। फाइनल पॉपुलेशन मतलब जो डिवाइड होने के बाद उसकी टोटल कंसंट्रेशन बनेगी या टोटल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया होंगे, उनको लेके हमने नंबर ऑफ जनरेशन से इज इक्वल रख के उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है जी कैलकुलेशन ऑफ द जनरेशन टाइम, वही log n इज इक्वल टू log n नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू log n माइनस log n नॉट, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह करवाया जाएगा। ठीक है, इसको फिर बहरहाल ये इसका आप जस्ट ना फॉर्मूला नोट कर लें। ग्रोथ कर्व क्या होती है जी बैक्टीरिया में। बैक्टीरियल inoculum is added to nutrient medium and incubated. Sample from medium are removed immediately and every hour for 48 hours. Number of the viable cells are counted every hours and growth curve is plotted. Definition ये होगी कि it is a graph of a log of the number of the viable bacterial cells versus time in a hours. ये ग्रोथ कर्व दिखाई है, फेज लैग है, ये लैग फेज में बिल्कुल नीचे होगी, ये एक्सपोनेंशियल फेज में थोड़ी सी ऊपर चलेगी, स्टेशनरी फेज में बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, और जहाँ पे डेथ होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे बैक्टीरिया की, वो डिक्लाइन फेज हो जाएगी। अब डेफिनेशन क्या है ग्रोथ कर्व की,
इसमें लॉग फेज़ आएगा, लैग फेज़ होगी, लोगार्थमिक होएगी, स्टेशनरी ग्रोथ फेज़ होगी, लोगार्थमिक एक्सपोनेंशियल डेथ फेज़ होगी। मतलब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको ये टोटली एक एक को हमने डिफाइन करना है कि बेसिकली होती क्या है। पहले लैग फेज़ है। लैग फेज़ क्या होती है? ये जो होती है जब नंबर ऑफ द सेल्स हमारे पास इनिशियल तो हमारे पास बैक्टीरिया एक होगा ना, जैसे ये डिवाइड होना शुरू होते हैं, स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसको हम लैग फेज कहते हैं, जहाँ पे इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ द सेल्स। इट इज़ अ टाइम टेकन बाय सेल टू एडजस्ट विद न्यू इन्वायरमेंट। ये बहुत टाइम टेकन होता है क्योंकि इसमें जब एक सेल डिवाइड होता है उसको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम, कोएंजाइम एंड अकर। इसमें प्रोटीन जो एंजाइम की सिंथेसाइज होते हैं, सेल जो होता है इनलार्ज करता है, मतलब अपने साइज में बड़ा होता है। सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एट द एंड ऑफ द लैग पीरियड। मतलब लैग फेज में स्टार्टिंग भी होती है और एंड भी होता है। ऑल सेल्स डू नॉट डिवाइड एट द सेम टाइम। अब जितने भी सेल होंगे वो एक ही टाइम में डिवाइड नहीं होंगे। दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अ नंबर एंड देर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट भी पड़ेगी इंक्रीज। जारी सी बात है, जब बैक्टीरिया अपने सेल्स डिवाइड होंगे, वो अपने इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ द साइज, तो उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द लैग फेज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द इनोकुलेशन। Lag phase is long when inoculum is obtained from old culture. Lag phase is short if inoculum is obtained from the young culture from log phase. अब ये यहाँ पे कह रहा है कि जब इनोकुलम होता है, अगर तो वो ओल्ड कल्चर में हमें मिल जाता है, फिर तो जो लैग फेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि अगर हमें पहले से हमारे पास मौजूद होता है इनोकुलम। लेकिन अगर इनोकुलम हमें यंग का मतलब उसके बाद मिले फर्स्ट फेज के, तो फिर वो जो लैग फेज होगी, लॉग फेज होगी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी। अब लिगोर्थेमिक ग्रोथ फेज क्या है जी? सेल पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, जनरेशन टाइम इज कांस्टेंट एंड शॉर्टेस्ट। अब जब लैग फेज से नेक्स्ट वाला पीरियड आता है उसमें बहुत शॉर्ट टाइम आ जाता है, ठीक है, जैसे कि ये हमें ग्राफ में भी नजर आ रहा है। ये ग्राफ में आप ग्राफ को सामने रख के इसकी आपने इसको पढ़ना है। ग्रोथ जनरेशन टाइम इज कांस्टेंट एंड शॉर्टेस्ट, ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड हाईएस्ट। Growth rate is a constant and highest. Cell population is uniform with respect to chemical composition, metabolic activities, relatively concentration or metabolism. Cell population is metabolically very active. Cell size is small. Cell are sensitive to physical and chemical agent. It lasts for a few hours. Maximum stationary phase. There is a further decrease in nutrients level and accumulation of the metabolic waste. There is a no net increase in number of the bacteria. Growth rate and death rate are equal. सेल्स आर रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। अब जो मैक्सिमम स्टेशनरी फेज है, इसके अंदर ना तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, ना को केमिकली वो फिजिबल होगा, ठीक है। उसमें जो इंक्रीज इन साइज है और जो डेथ रेट होगा, दोनों का बैक्टीरिया का सेम होगा। अब एक्सपोनेंशियल डेथ फेज क्या होती है? इसमें ये होगा कि डेथ रेट इज मोर देन ग्रोथ रेट। अब जारी सी बात है कि डेथ फेज से पता चल रहा है कि जितना इंक्रीज करेगा उससे ज़्यादा ही उसका डेथ रेट होगा। बैक्टीरिया डाई फास्टर देन न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस। नंबर ऑफ द वायबल सेल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। Cell population become half in same time interval. At the end of the exponential death phase, very few viable cells remain in a culture and survive for a few days. अब जो डेथ फेज में कुछ एक आधे रह जाते हैं बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं। लास्ट फेज में सिर्फ ये जो बैक्टीरिया होते हैं 3 से 4 दिन के लिए ये सर्वाइव करते हैं। फिर इन केस ऑफ द एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इट मे लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ। मतलब कुछ मंथ्स के लिए कुछ रहते हैं, कुछ उनका सर्वाइवल चांस 3 से 4 दिन का होता है। ये जी हमारा बच्चे आज का टॉपिक था, बहुत इजी है, आप इसको देख लेना और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।